अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स the first unit of our class which is cellular organization. इसका आज हम थोड़ा सा एक छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. So let's see what we have today. So, before we start the unit, I want you all to, just take a look at this picture and guess कि ये क्या हो सकता है, किस बॉडी ऑर्गन का ये टिश्यू हो सकता है या किस बॉडी ऑर्गन से ये रिजेंबल कर सकता है अगर हम ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो. सो यू जस्ट हैव टू टेक अ लुक एट इट, गेस कि ये क्या हो सकता है एंड राइट डाउन इन द कमेंट बिलो कि आप लोगों को क्या लगता है कि किस चीज़ का टिश्यू हो सकता है अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो. I'm waiting for you guys. Pause the video and go and write in the comments below. So I hope कि आप लोगों ने आंसर अपना कमेंट्स में लिख दिया होगा. So let's see the answer. So yes, this is a lung tissue. अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो लंग टिश्यू हमारा इस तरह का कुछ नज़र आता है. तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हैं वो ये माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को और जो स्ट्रक्चर्स को जो हम लोग आमतौर पे अपनी आँखों से नहीं देख सकते उनको हम ज़्यादा ज़ूम करके, जैसे आप लोग कैमरास में अपने मोबाइल्स में ज़ूम करके किसी चीज़ को क्लियरली देखते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोप उसी की तरह का काम करता है कि हम अपनी आँखों से जिस चीज़ को नहीं देख सकते हैं, जो हमें ज़ूम करके नहीं नज़र आ सकती है, उस चीज़ को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं. इसमें हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं. इस तरह की कोई भी छोटी चीज़ जो हम लोगों को अपनी आँखों से नज़र नहीं आ रही है, वो माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. So what we are going to do today is we are going to learn about the characteristics of living things. We are going to describe what cells are, cells क्या होते हैं, why they are called the building blocks of life, and कुछ हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप होता कैसा है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं और उसको हम लोग यूज़ किस तरह से कर सकते हैं. So first of all, we are going to discuss the characteristics of living thing. ये हम लोग जो है अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि living things की characteristics क्या हो सकते हैं. So what we are going to do, we are just going to revise those things. लिविंग थिंग्स जो हैं उनके बारे में हमारा ऑब्जेक्टिव आज का ये है कि हम डिस्क्राइब करेंगे कि लिविंग थिंग क्या होती हैं और हम ये देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं लिविंग थिंग्स के. एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से दैट यू आर गोइंग टू राइट इन द कमेंट्स ऑल्सो कि आपको कैसे पता चल सकता है कि कोई चीज़ जो है वो अलाइव है, कोई चीज़ ज़िंदा कैसे हो सकती है, आप लोग कैसे बता सकते हैं. इफ़ यू आर आप किसी एनिमल को देख रहे हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग एन एनिमल, आपको कैसे पता लग रहा है कि ये एनिमल जो है ज़िंदा है. So whatever your views are, just write in the comments below. I'm waiting for you guys. Pause the video and go write in the comments below. जल्दी जल्दी लिखे भाई. All right, so what we are going to do, we are going to just introduce that के living things क्या होते हैं. This is just an introduction to living things. कोई भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स हैं. लिविंग थिंग्स की जो है कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सांस ले सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो अपनी सराउंडिंग्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, एनर्जी को अंदर ले सकते हैं. दे कैन टेक इन एनर्जी एंड pass out waste. Now we know that living things can breathe. So all living things, कोई भी लिविंग थिंग है, चाहे प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर ब्रीदिंग एयर. पीपल एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन. ह्यूमन बींग्स जो हैं और एनिमल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. लेकिन जो प्लांट्स हैं वो उसका उल्टा करते हैं, ऑपोजिट करते हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. नाउ
द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ कि लिविंग थिंग जो है वो ग्रो करते हैं। कोई भी लिविंग थिंग है वो ग्रो करेगा। उनका शेप, साइज़, अपीयरेंस जो है वो चेंज होगी, और एंड उनकी जो एबिलिटी है किसी भी चीज़ की वो भी जो है चेंज होगी। एंड जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, कोई बच्चा है वो छोटा सा बेबी है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, उसकी लेग्स की साइज़ चेंज होगी, हाथों का साइज़ चेंज होगा। इसी तरह फेस जो है उसकी अपीयरेंस चेंज होगी, उसके हाथों का साइज़ चेंज होगा, ठीक है, फेस का साइज़ चेंज होगा। जब छोटे होते हैं बेबीज़ तो उनका गोल सा मुँह लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनका जो मुँह का शेप होता है वो चेंज होता जाता है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। लिविंग थिंग्स का जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दे कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दैट दे कैन प्रोड्यूस यंग और मेक ऑफस्प्रिंग। जैसे प्लांट्स के सीड्स होते हैं, फिर वो फ्रूट बनाता है, फ्रूट के फिर अगेन सीड्स आ जाते हैं। सो दिस इज़ रिप्रोडक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस कंटिन्यूसली। नेक्स्ट वी हैव इज़ लिविंग थिंग मूव बाय देमसेल्व्स। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो खुद ब खुद मूव करते हैं, ठीक है, और वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर सकते हैं, कहीं भी अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हैं। प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी स्लो होती है, और उनकी जो मूवमेंट होती है वो अप एंड डाउन होती है या साइडवेज़ होती है, राइट। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स की जो मूवमेंट होती है दैट इज़ वॉलंटरीली। वो किसी अपनी मर्ज़ी से कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन प्लांट्स का ऐसा नहीं है। उनकी मूवमेंट होती ज़रूर है लेकिन थोड़ी स्लो होती है। हम लोग इतनी उनकी मूवमेंट को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते कि कब वो कितना मूव कर गए हैं। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये प्लांट बड़ा हो गया है, ठीक है, लंबा हो गया है। बेल जो है प्लांट्स की हमें ग्रो करती हुई नज़र आ रही होती है, लेकिन दैट इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट फास्टली। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स का ये है दैट दे कैन रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। वो अपनी एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो ये देख सकते हैं कि उनके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। वो उन हीट की जो चेंजेस होती हैं हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइट की एनर्जी को रिस्पॉन्ड करते हैं, टेम्परेचर की एनर्जी को रिस्पॉन्ड करते हैं। गर्मी ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं गर्मी लग रही है, सर्दी होती है तो हम कहते हैं सर्दी लग रही है, राइट। इसी तरह लाइट है, लाइट की जो ज़्यादा होती है लाइट तो हम अपनी आंखों पे हाथ रख लेते हैं, ठीक है। वी रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। इसके अलावा लिविंग थिंग्स दे टेक इन एनर्जी। ऑल लिविंग थिंग्स गेट देयर एनर्जी। कहाँ से उनको एनर्जी मिलती है, फूड से मिलती है, वाटर से मिलती है। ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे फीड करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको उनकी एनर्जी जो है कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। इसके अलावा उनको अपनी एनर्जी वाटर से मिलती है, और साथ में अपनी एनर्जी वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी लेते हैं। लिविंग थिंग्स नाउ एक्सक्रीट ऑल्सो। लिविंग थिंग्स जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, दे पास आउट द वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। ह्यूमन और एनिमल्स जो हैं दे एक्सक्रीट देयर वेस्ट थ्रू यूरिन एंड फीसेस। फीसेस और यूरिन के थ्रू वो अपने वेस्ट जो अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। प्लांट्स जो हैं उनकी एक्सक्रीशन जो होती है दैट इज़ थ्रू देयर लीव्स और रूट्स। कभी कभार हमें दरख्तों से ऐसे जल सी एक निकलती हुई नज़र आ रही होती है, और हम उसको कहते हैं कि जी रबड़ है, या वाइट सा हमें एक्सक्रीशन नज़र आती है जो प्लांट से निकल रही होती है। तो दिस इज़ बेसिकली देयर एक्सक्रीशन पार्ट। वेस्ट मटेरियल होता है जो प्लांट में से निकल जाता है। सारे लिविंग थिंग्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ, ये दिस इज़ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस के ऊपर हमारा ये जो पूरा यूनिट होगा ये हम स्टडी करेंगे। लिविंग थिंग्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है दैट दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स जो हैं दे आर द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दे आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक ईंट की ज़रूरत पड़ती है, और ईंट को जो है रखते रखते जो है एक पूरा जो है आपका घर बन
बन जाता है, उसी तरह सेल्स भी आपकी बॉडी में इसी तरह से काम करते हैं। एक एक सेल जो है वो मिल के आपकी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करता है, आपकी बॉडी को बिल्ड करता है। सारे लिविंग थिंग्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ टाइनी लिविंग यूनिट्स, और इनको कहा जाता है सेल कहा जाता है। और सेल इतना स्मॉल होता है that you cannot look at it simply with your naked eye. You need to go through the microscope to observe a cell. All right, I hope this is clear to you. So this is what you have to check for your understanding कि लिविंग थिंग क्या होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं, लिविंग थिंग्स ग्रो किस तरह से करते हैं, एंड व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू स्टे अलाइव। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं यू हैव टू राइट इन द कमेंट्स बिलो, right? I'm just going to see every comment that you are going to write, और फिर हम उसके अंदर डिस्कस भी करेंगे, कमेंट्स में डिस्कस करेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके आंसर्स जो हैं दे आर नो रॉन्ग आंसर्स। ओके, कोई भी आंसर जो है आपका गलत नहीं होता है, और आप लोगों ने कमेंट करने से डरना भी नहीं है कि वेदर जो है मेरा आंसर सही होगा या नहीं होगा। डोंट वरी अबाउट इट। आपको जो आंसर लगता है कि आपका सही है प्लीज़ डू कमेंट। इससे मुझे आइडिया होगा कि व्हाट आई एम पोस्टिंग ऑन द वीडियो, मैं अपनी वीडियोस जो पोस्ट कर रही हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मुझे थोड़ा सा और स्लो पेस में लेके जाना चाहिए, या आप लोग की जो थॉट्स हैं वो वहाँ तक ही मैं उस चीज़ को पहुँचा पा रही हूँ या नहीं पहुँचा पा रही हूँ। सो इट वुड रियली रियली हेल्प इफ़ यू विल कमेंट इन माई ऑन माई वीडियोज़, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया है, और फिर हम उस स्पेसिफिक टॉपिक को उससे आगे उसी तरह से लेके चलेंगे जितना आपको वो टॉपिक समझ आया होगा। सो डोंट वरी अबाउट कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। प्लीज़, कोई भी आंसर जो है वो गलत नहीं होता है, एवरी आंसर इज़ राइट। राइट, सो just pause this video right now and go and comment whatever you think are the answers of these questions. Just write it down in the comments below. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है। सेल जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, लिविंग थिंग होता है। ठीक है, लिविंग थिंग का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो क्या होता है, सेल होता है। सेल जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल होता है। अब व्हाट इज सेल, सेल जो है दे आर जो भी लिविंग थिंग है दे आर मेड अप ऑफ वन सेल। एक सेल से अगर बने हुए हैं तो दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और अगर बहुत ज़्यादा सेल से मिलके बने हैं तो दैट ऑर्गेनिज्म इज़ नॉन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर अबाउट 75 ट्रिलियन सेल्स, और ह्यूमन्स जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसी तरह ये जो आप पिक्चर यहाँ पे नीचे राइट बॉटम पे देख रहे हैं, दिस इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इसका नाम है युगलीना। युगलीना बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो ई होता है वो साइलेंट होता है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, ऑर्गेनिजम्स जैसे कि होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, अमीबा होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, सो दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपके जो नर्व सेल्स हैं दे कैन लिव थ्रू आउट योर लाइफ, वो कभी भी मरते नहीं हैं, दे रिमेन अलाइव। और जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके ये नर्व सेल्स ज़िंदा रहेंगे। कुछ वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं और इंटेस्टाइन सेल्स जो होते हैं दे ओनली लिव फॉर 3 days, और 3 days के बाद उनकी डेथ हो जाती है, फिर न्यू सेल्स बनते हैं। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है दैट इज़ नोन एज द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो बहुत, उसका जो अंडा होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एंड इट वुड टेक अबाउट 200 ऑफ योर सेल्स टू फिल ऑन अ फुल स्टॉप। एक फुल स्टॉप होता है, उसके ऊपर अगर आप सेल्स को रखना शुरू करें तो
200 सेल्स जो हैं तकरीबन आपके लगेंगे। मतलब आप सोचें इतने छोटे सेल होते हैं कि एक फुल स्टॉप के अंदर भी 200 जो है सेल्स आते हैं। So on the right bottom, this is the comparison picture of a chicken egg and an ostrich egg. White color is ostrich egg and this beige color is chicken egg. तो इसी से आप हिसाब लगा लें कि ऑस्ट्रिच का एग जो है वो कितना बड़ा होता है और उसका सेल भी जब होगा तो वो कितना बड़ा होगा और चिकन का जो एग है उसका सेल कितना होगा, कितने साइज़ का होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, हु डिस्कवर्ड द सेल, और किसने जो है सेल का नाम रखा था और हाउ, और उसको कैसे पता चला कि उसको जो है ये सेल का नाम देना है। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज रॉबर्ट हुक। उसने जो है सेल को डिस्कवर किया था और उसने ये नाम जो है सेल का जो नाम दिया था वह 1665 में दिया था। हुआ क्या था कि रॉबर्ट हुक जो है वो क्योंकि नया नया जो है माइक्रोस्कोप का इजाद हुआ था और लोग को जब क्यूरियोसिटी होती है तो हर चीज़ जो है फिर जाके हर साइंटिस्ट जो है जाके हर चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंदर चेक कर रहा था। तो रॉबर्ट हुक क्या कर रहा था कि जो कॉक सेल्स होते हैं जो बॉटल के ऊपर वो एक छोटा सा लगाया जाता है, ढक्कन सा लगाया जाता है, दैट इज़ ब्राउनिश इन कलर, बॉटल्स को बंद करने के लिए, दैट इज़ नॉन एज कॉक। उस कॉक के सेल्स को वो चेक कर रहा था माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि एक थिन स्लाइस है कॉक के ऊपर और वो माइक्रोस्कोप के उसने अंदर देखी तो उसने देखा कि उसके अंदर छोटे-छोटे बॉक्सेस हैं और उन बॉक्सेस की सराउंडिंग पे जो है क्या है, वॉल्स हैं। तो फिर उसने कहा कि ये जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये सारे बॉक्सेस क्या हैं, सेल्स हैं। राइट, सो यहाँ से जो है सेल की डिस्कवरी शुरू हुई थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द माइक्रोस्कोप कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप जो है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप हम लोग बेसिकली लैब्स वगैरह में यूज़ करते हैं और माइक्रोस्कोप क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक टूल ऑफ अ साइंटिस्ट। कोई भी साइंटिस्ट अगर काम कर रहा है तो वो माइक्रोस्कोप के बगैर काम नहीं कर सकता है। माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज टू सी स्मॉल थिंग्स, और जो अपेरेंट साइज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसको माइक्रोस्कोप जो है देख सकते हैं, जिसके जो हम साइज़ होता है माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं वो इनलार्ज करके दिखाया जाता है हमें, ताकि हमें पता चल सके, हम उसको ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें। ठीक है, कोई भी सेल है अगर वो 0.001 mm से 0.1 mm तक लॉन्ग है वो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, और सेल्स को अगर हमने क्लोजली देखना हो तो हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इससे भी ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप्स डिफरेंट तरह के होते हैं और उनकी डिफरेंट नेम्स होते हैं। हैवी माइक्रोस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम लैब्स में यूज़ किए जाते हैं दे आर द लाइट माइक्रोस्कोप, और ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर या सैंपल को मैग्नीफाइड इमेज में कन्वर्ट करके हमें दिखाते हैं। सो दीज कोई बच्चा अगर इस माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को लेबल कर सके, सो आई हैव रिटन ABCDEFGH यहाँ तक लिखे हुए हैं और आपको पता चल रहा होगा कि कौन कौन सा पार्ट है। तो आप लोगों ने ये आपके पास लेफ़्ट साइड पे एक वर्ड बैंक है, इसको जो है आपने लेबल करना है। अगर आप लेबल कर सकते हैं तो प्लीज़ डू टेल मी कि आप लोगों को क्या लगता है कि ए पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है, सी पार्ट क्या है, DEFGH ये कौन कौन से पार्ट हैं। अगर आप लोगों को समझ आता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि मुझे पता चले कि किसी बच्चे को पहले से ये लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पता था। सो यस, फर्स्ट ए पार्ट इज़ आई पीस, जहाँ से हम आई को रखते हैं और हम देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर क्या चीज़ रखी हुई है। इसकी लेफ़्ट साइड पे अगर आप लोग देखें, सॉरी राइट साइड पे ही जो बी पार्ट है उस पे अगर आप देखें तो ये एक कोर्स एडजस्टमेंट व्हील होती है जिससे हम इस लेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, लेंस आपके पास अच्छा चलें, लेट्स गो वर्ड टू वर्ड। सी पार्ट जो है आपका फाइन एडजस्टमेंट व्हील है, इससे हम इसके हैंडल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आप लोग
डी पे जाएँ तो डी इज़ रोटेटिंग नोज़, हम लेंस को जो है रोटेट कर सकते हैं। ये जो आप लोगों को ई पार्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज़ ऑब्जेक्टिव लेंसेज़। इसी तरह ये ई पार्ट जो है आपका, दिस इज़ द स्टेज, यहाँ पे आपको कोई भी वो चीज़ रखते हैं जिसको आप माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं, राइट? इसके बाद एफ पार्ट जो है आपका, दिस इज़ अपर्चर, सॉरी जी पार्ट है ये। जी पार्ट इज़ अपर्चर, और एच पार्ट जो है आपका मिरर लाइट सोर्स है, जहाँ से लाइट पड़ती है और आप उसको लाइट वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं और स्लाइड को ईजिली देख सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ वी आर गोइंग टू यूज, हाउ वी कैन यूज़ अ माइक्रोस्कोप। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अब आज तक माइक्रोस्कोप को देखा नहीं है, तो कभी आपके हाथ में माइक्रोस्कोप आ जाएगा और आपको ये गाइड आपके माइंड में होगी, तो आप लोग इजीली जो है उस माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी योर हैंड बुक फॉर लर्निंग हाउ टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप। तो स्टेप वन क्या होता है, आप जो है लाइट माइक्रोस्कोप को टर्न ऑन करते हैं और जो उसका नीचे वाला रिफ्लेक्टिव मिरर पार्ट होता है उसको चेक करते हैं, और सही तरह से अपने स्टेज के ऊपर उसको एडजस्ट करते हैं, ताकि आप सही तरह से जो है उसको स्लाइड को देख सकें। अपने आईपीस के साथ जो है आप उस लाइट को एडजस्ट करते हैं, और फिर अपर्चर से आप देखते हैं ताकि आप उसको वाइड ओपन कर सकें। देन आपके पास नोज़ पीस पे जो है आ जाता है, जिससे आप जो है लेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं और पॉइंट कर सकते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। स्टेप 3 में आपके पास जो है स्पेसिमेन आ जाता है स्टेज के ऊपर, आप उसको एडजस्ट करते हैं अपने लेंसेज़ के साथ, राइट? स्टेप 4 में क्या होता है कि आप आईपीस से देखते हैं और आपको लगता है कि थोड़ा-सा जो है लेंस को नीचे होना चाहिए, थोड़ा-सा ऊपर होना चाहिए, तो आप वो जो रोटेटिंग कोर्स एडजस्टमेंट व्हील होता है, उससे अपने स्पेसिमेन के मुताबिक जो है अपने लेंस को फ़ोकस कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 5 पे जी आपने स्लोली जो है अपना व्हील जो है उसको एडजस्ट करना है, और जो हैंडल है उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ताकि आपको और क्लियरर जो है अपना स्पेसिमेन नज़र आ सके। और नंबर 6 पे जो है आपने क्या करना है, अपने स्पेसिमेन को एग्जामिन करना है, एक्सप्लोर करना है उसको डिफरेंट तरीके से, जो है आप अपने थंब की मदद से जो है आगे पीछे कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं स्लाइड को, ताकि आप उसको क्लियरली उस स्लाइड को स्टडी कर सकें, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, अपना जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको हम स्विच कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जी अब मैंने थोड़ा-सा उसको फ़ोकस करके पढ़ना है अपने लेंस, अपनी स्लाइड को थोड़ा-सा हमने मूव करके, पीछे करके, ज़ूम आउट करके स्टडी करना है। तो आप अपने लेंस को अपनी स्लाइड के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, और स्पेसिमेन जो आपका फ़ोकस में है उसको आराम से एडजस्ट करके जैसे आप चाहते हैं वैसे स्टडी कर सकते हैं। सो अब आपने मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि अगर आपको कभी अपनी लाइफ में माइक्रोस्कोप देखने का मौका मिलता है, या माइक्रोस्कोप आप लैब में जाके स्टडी करते हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि उसके अंदर आप क्या किस चीज़ के सेल को जो है ऑब्ज़र्व करना चाहेंगे? प्लीज़ इसका आंसर आपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना, बिकॉज़ आई वांट टू नो कि आप माइक्रोस्कोप के अंदर किस सेल को, किस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, या किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं? किस चीज़ के सेल को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं? डू राइट इन द कमेंट्स बिलो। So this you are going, you have this microscope in front of you. Look at the diagram of a microscope shown here, and using your finger trace the path of the rays of light from the source of your eye, or from the source to the eyes of the observer. आपको क्या लगता है कि in line with your answer above, why is it necessary for specimen to be very thin? आपको क्यों लगता है कि आपके स्पेसिमेन को जो है बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए?
सो इफ़ वी ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट, हम देखेंगे कि लाइट की जो रेज है वो अपर्चर के थ्रू होते हुए स्पेसिमेन को छूते हुए आपके ऑब्जेक्टिव लेंस को जाती हैं और फिर आईपीस में आपको आपका ऑब्जेक्ट नज़र आता है। लाइट रेज जो है वो आपके लेंसेज में से बेंड होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जो इमेज है वो आपको मैग्नीफाई होकर नज़र नहीं आएगा। इफ़ यू सी ऑन द राइट साइड ऑफ द डायग्राम, ब्लू एरो से आपको शो किया जा रहा है कि लाइट रेज जो है वो किस तरह से ट्रेवल करती है फ्रॉम द मिरर, इट इज़ गोइंग टू द आई, राइट। द मेन आइडिया जो लाइट माइक्रोस्कोप का जो मेन आइडिया है वो ये है कि लाइट रेज जो हैं वो आपके स्पेसिमेन से होते हुए आपके आई की तरफ जाएं, तो स्पेसिमेन को इसलिए जो है बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए ताकि लाइट जो है उसमें से पास कर सके, राइट। So, what we have learned today, we are going to discuss its summary. We have learned कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लिविंग थिंग का, और ऑर्गेनिज्म जो है वो मैनी सेल से मिलके बने होते हैं या एक सेल से भी मिलके बन सकते हैं। सो हाउ डज अ माइक्रोस्कोप वर्क? माइक्रोस्कोप जो है कोई भी स्पेसिमेन होगा उसको क्या करके दिखाएगा, उसके स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके दिखाएगा, और स्पेसिमेंस जो हैं they must be brought into focus to be viewed. This is done by moving the course and fine adjustment wheel. हम जो है लेंस को मूव कर सकते हैं और कोर्स व्हील को मूव करके अपने ऑब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उस सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, किस तरह से वो सेल जो है वो डेवलप कर रहा है। So I hope this is clear to you all, and thank you for watching the video. If you like the video, please like it, share with your friends and family, do subscribe my channel, and आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, एंड इट विल लेट मी नो वेदर the videos are easier for you, and if you are getting to know the topic और आपको अच्छे से समझ आ रही है या नहीं आ रही है, और अगर आपके कोई और सजेशंस हों कि इस टॉपिक को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या मैम आप अगर इस टॉपिक को हमें अच्छे से क्लियर करके समझा दें, सो आई विल ट्राई एंड मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक आए हैं और इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, यू आर स्टिल लिसनिंग टू मी, so thank you students, thank you so much, and please, if you liked the video, do subscribe my channel and do like my video. Thank you guys. Allah Hafiz.